हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर से क्लासेस। टॉपर से क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और ये यूपी बोर्ड से लिया गया है, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड वालों के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रकाश वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो जब कभी भी कोई, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और सूर्य की किरणें जब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस किरण को रिफ्लेक्ट करता है। और जब इस किरण को रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित करेगा, तो ये जो हमारी आँख है, इस आँख पर जाकर ये प्रकाश की किरण पड़ती है, जिस वजह से हमें यह वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। तो ये है पूरा नियम। तो उसी को थोड़ा सा और किस तरह भाषा में लिखा गया ये हम देखते हैं। तो उच्च कोटि के पालिश किया हुआ पृष्ठ, मान लीजिए कोई पृष्ठ है एमएन। अब पालिश हुआ हुआ पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जो एक तरफ से पालिश किया हो। ऐसा इसलिए जिससे जो रेखा है या जो किरण है वो क्या हो, आर पार ना जा सके। तो उच्च पृष्ठ का हुआ, उच्च पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जो काफ़ी क्या हो, चमकदार हो, ठीक है, समतल हो, खुरदुरा ना हो, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, सूर्य की प्रकाश की किरण क्या हो, आ रही है, और आने के बाद क्या हुआ, आने के बाद यह इस बिंदु पर, किसी बिंदु पर पड़ती है और इस बिंदु से यह तुरंत क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसी बिंदु से ये क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। तो ये पूरा नियम है, ठीक है। तो जो रेखा कहीं से आ रही होती है तो उसे क्या बोला जाता है, आपतित किरण। क्या बोला जाता है, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर अ, ये पड़ती है उसे आपतन बिंदु बोला जाता है, आपतन बिंदु। और जिस में ये जो किरण तुरंत वापस चली जाती है, वापस जाने वाली किरण को क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण और अविलंब, आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसे क्या बोला जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। और ये आई बराबर है क्या, ये है आई बराबर आपतन कोण। तो आपतन कोण बराबर हो गया आई, ठीक। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनेगा उसे परावर्तन कोण बोला जाएगा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसे कैपिटल सॉरी स्मॉल आर से डिनोट किया जाएगा। तो ये पूरा है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझिए, एक छोटे से डायग्राम में मैं इसे बना देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। देखिए, समझिएगा, ये क्या है, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है। तो कुछ परावर्तन के नियम हैं। देखिए, पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, जैसा कि आपतन कोण साइन आई, या ये सॉरी आई, आपतन कोण यही तो है, ये जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब आई बराबर आर के, आई बराबर आर के। ऐसा क्यों, ये भी देख लीजिए ध्यान से। मतलब अगर यह 30 अंश का होगा तो यह भी 30 ही अंश का होगा। यह 60 अंश का है तो यह भी 60 ही अंश का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यह 45 अंश है तो यह भी 45 अंश ही होगा। मतलब आई इक्वल्स टू आर के, ठीक है। जो कोण आई है वह कोण आर के बराबर होगा, ठीक है। अगर यह फर्स्ट मीडियम है, यह सेकंड मीडियम है, तो दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण यही तो है, ठीक है। आपतित किरण के दर्पण के आपतन बिंदु पर अवलंब, तो दर्पण का आपतन बिंदु यही है, इस पर जो अविलंब है, तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण ये है, परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। जैसा कि अभी भी मैंने बताया,
ये पूरा पार्ट आपका फर्स्ट तल है और ये पूरा पार्ट आपका दूसरा तल है। तो पहले तल में क्या क्या मिल रहा है आपको? पहले तल में आपको आपतित किरण भी मिल रही है, आपतन बिंदु पर अभिलंब भी मिल रहा है तथा परावर्तन कोण भी मिल रहा है। तो ये सभी एक ही मीडियम में स्थित हैं। ये आपका दूसरा नियम है। तो परावर्तन के दो नियम कौन कौन से? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन कोण के परावर्तित किरण के सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये पूरा नियम है और इसी नियम को हमें समझना होता है। क्वेश्चंस इसी टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक, जैसे एक चम्मच ले लीजिए आप, तो चम्मच में एक तल धंसा हुआ होता है, एक तल उभरा हुआ होता है, ऐसे ही तो वही कहा जा रहा है कि अगर गोलीय दर्पण होगा, हमारा क्या होगा? गोलीय दर्पण, तो उसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है उसे अवतल दर्पण, जैसे इस तरीके से, इसे अवतल दर्पण बोला जाता है। तथा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, ठीक है, ये है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना, ये सभी परावर्तक पृष्ठ हैं। जैसे अब ये बाहर की ओर है, ये सभी परावर्तक पृष्ठ हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? उत्तल दर्पण। इसे क्या बोला जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे इन दर्पणों को आरेखीय निरूपण यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं कहाँ पे, ये रहा आपका। जैसा अभी मैंने बताया ना कि अंदर की तरफ जब रहेगा तो क्या होगा? ये आपका होगा, ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। देखिए बाहर जब होगा तो क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, आई होप ये समझ गए होगे आप। अब इसमें और भी चीज़ें हम अच्छे से आपको बताते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इस फिगर के माध्यम से। ठीक है, देखिए ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में एक रेखा आपकी प्रिंसिपल रेखा है जिसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब इसी मुख्य अक्ष पर सारी चीजें होंगी। एक तो होगा सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। मतलब कोई, जैसे सर्कल कब बनती है? जब उसका एक सेंटर होता है, उसका वक्रता केंद्र होता है। तो इसी तरीके से इसका यह वक्रता केंद्र क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। आगे और एक क्या होगा? फोकस होगा। जैसे ये है, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका फोकस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या देखते हैं? देखिए अगला, देखिए क्या है। अब मान लीजिए ये आपका क्या है, यहाँ पे कहीं पर एक पी बिंदु है जिसे हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ये यमयन क्या है? यमयन आपकी द्वारक है। यमन क्या है? द्वारक है, जिसमें से क्या इतने ही दूरी पर रेखाएं या किरण जो आएंगी किसी सोर्स से, किसी स्रोत से आएंगी, वो इतने में ही प्रवेश करेंगी। ठीक है ना, इसके बाहर नहीं, इसके बाहर तो सीधे निकल जाएंगी। ठीक है, और अगला आपका क्या है? देखिए मान लीजिए अगर कोई वस्तु हमने अनंत पे रख दिया, तो ये है अनंत दूरी। जो मुख्य अक्ष से थोड़ा दूर रखेंगे वो अनंत है, और अनंत से थोड़ा मतलब आप ये बोल सकते हो वक्रता केंद्र के पीछे, तो कहीं यहाँ पे रख सकते हो, और वक्रता केंद्र पर यहाँ पे रख सकते हो, सीधा सीधा वक्रता केंद्र की जगह पर। और आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ रख सकते हो, फोकस पर रख सकते हो, फोकस और ध्रुव के बीच रख सकते हो। ठीक है, तो ये 3-4 पोजीशन हमें पढ़नी है इस क्वेश्चन में। तो आइए उनको देखते हैं। जैसा कि भी पीछे जो मैंने डिस्कस किया वही यहाँ पे भी लिखा गया है। देखिए क्या क्या मैंने डिस्कस किया आपसे वक्रता केंद्र के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, गोले का एक भाग होता है। परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। देखिए थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ मैं बता देता हूँ। हाँ, गोले का एक क्या होता है? भाग होता है। अब इस गोले का एक केंद्र होगा, जो मैंने अभी बताया, एक सर्कल बनाने के लिए क्या होता है? एक केंद्र होता है।
इस केंद्र को मान लीजिए यहाँ पे कोई केंद्र है, ठीक है, तो इस केंद्र को आपको क्या कहा जाएगा, इस केंद्र को आपका वक्रता केंद्र या सी से डिनोट किया जाता है। इसे देखिए, यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। और फिर क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। अब देखिए, यहां से यहां तक की दूरी मतलब ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और इसे हम पीसी भी लिख सकते हैं, पीसी वक्रता त्रिज्या। और मैंने बताया था कि ये जो पूरी रेखा होगी जिस पर हम वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस ये सब बनाएंगे, ये क्या होगा, ये आपका मुख्य अक्ष होगा। ये क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा, ठीक है ना। यही तो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए अगली चीज क्या कह रहा है, दर्पण के ध्रुव पर अविलंब। देखिए जो ये मान लीजिए ये क्या है, आपका अवतल दर्पण है। तो मुख्य अक्ष पर, जैसे मुख्य अक्ष पर क्या था, मुख्य अक्ष पर दर्पण ध्रुव पर अविलंब था। तो इस तरीके से एक अविलंब बनाते हैं, यही क्या होगा, ध्रुव होगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस कर ली, ठीक है। तो इसी को कैसे समझाया गया है ये हम देखते हैं। देखिए, जैसा कि आपके पास अवतल दर्पण है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही मैं रख देता हूँ। एक बार पहले से रीड कर दो फिर समझाता हूँ। सर्वप्रथम कागज सुलगाना प्रारंभ करना है तो कैसे करेंगे, देखिए। तो मान लीजिए कोई अवतल दर्पण लिया हमने, तो प्रकाश देखिए क्या करता है कि जलता क्यों है, सूर्य से आने वाली प्रकाश जो है वो दर्पण के द्वारा तीक्ष्ण चमकदार बिंदु पर अभिकेंद्रित कर, मतलब एक ही बिंदु पर फोकस कर दी जाती है, ठीक है। कागज पर ही क्या कर दिया जा रहा है, फोकस। जब हम अवतल दर्पण लेंगे तो उसको क्या करेंगे, सूर्य से आने वाली किरणों को एक ही जगह पे केंद्रित कर देंगे। तो वास्तव में कागज की शीट प्रकाश बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है, ठीक है ना। यह बिंदु क्या है, अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रण उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या करने लगता है, कागज जलने लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसी को हम लोग समझते हैं फैक्चुअल भाषा में। देखिए, जब हमारे पास कोई अवतल दर्पण होगा और मान लीजिए ये सूर्य है, कहीं अनंत पे है, तो भाई हमारी दूरी इसको तो नापना निश्चित नहीं है। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से किरण चली तो पहली किरण कहाँ जाएगी, फोकस से होकर परावर्तित होगी। दूसरी किरण भी आई, फोकस से होकर चली गई। तीसरी किरण भी आई, फोकस से होकर चली गई। चौथी किरण भी आई, फोकस से होकर चली गई। देखिए सभी किरणों को वो क्या कर रहा है, एक जगह पर केंद्रित कर दे रहा है। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण किरणों को एक जगह पर फोकस कर देता है या संकेंद्रित कर देता है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि आपका अवतल दर्पण का वर्क क्या है। अवतल दर्पण का वर्क है कि किसी भी किरण को एक जगह पर केंद्रित कर देना। अब इसी प्रकार जब आप उत्तल दर्पण समझते हो, उत्तल दर्पण को भी समझ लीजिए। उत्तल दर्पण पढ़ते हो तो उत्तल दर्पण का ये द्वारक है mn, और ये मुख्य अक्ष है। तो ये रेखा आई, इधर भाग गई, ये रेखा आई और यहाँ से परावर्तित हो गई, ये रेखा इधर परावर्तित हो गई, ये रेखा इधर परावर्तित हो गई, ये रेखा इधर परावर्तित हो गई। तो हमको ऐसा लगता है कि रेखा कहीं से आ रही है, किसी सोर्स से आ रही है, फोकस से ही आ रही है। तो इसका काम है उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का काम है किरणों को प्रसार करना, मतलब प्रसारित करना, फैला देना, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।